हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑफ गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन लिया बच्चों उसने और उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने की उसने कोशिश की और उसने देखा कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो किस तरह से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले तो यहाँ पर लेंगे एक इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड का मतलब होता है कुछ तिरछा, मतलब कि वो कुछ स्लैंट पोजीशन में है इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ही उसने क्या किया बेटा, एक मार्बल लिया और उस मार्बल को उस स्लैंट और इंक्लाइंड प्लेन से क्या करवाने की कोशिश की, मूव करवाने की कोशिश की। तो उन्होंने नोटिस किया कि जब कोई मार्बल जो है, जब वो मार्बल वहां से मूव कर रहा था तो आता हुआ उसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, ज्यादा थी। उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी। जैसे उसने उसको रोल करवाया और जब वो दूसरी साइड पर मूव हुआ तो उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, कम होने लगी। ठीक है, जैसे वो दूसरी प्लेन की तरफ क्लाइंब करने लगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी। तो उसने एज्यूम किया एक फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, तो कैसा सरफेस उसने कंसीडर किया, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, जो उसके मोशन को रोक ना पाए। तो उसने एक ऐसी चीज कंसीडर की, उसने एक ऐसा सरफेस कंसीडर किया बच्चों कि उसका जो सरफेस है बिल्कुल ही क्या हो जाए, पॉलिश्ड सरफेस हो जाए। ठीक है, फ्रिक्शनलेस हो जाए। तो जैसे ही उसने उस बॉल को वहां से मूव करवाया तो उसने देखा कि जिस हाइट से उसने उस मार्बल को छोड़ा था, ठीक है, तो वो दूसरी साइड भी सेम हाइट तक मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने सरफेस से उसकी हाइट कंसीडर की है h, और ये मार्बल जो है जैसे ही उसने इस इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन करवाया तो इधर जब वो क्लाइंब करेगा तो वो सेम हाइट क्या करेगा बच्चों, अटेन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने नोटिस किया। फिर उसने देखा कि उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल जो था उसका, उसने उसको क्या करवाने की कोशिश की, रिड्यूस करवाने की कोशिश की। आफ्टर सम टाइम, अगर देखो ये 60 डिग्री का एंगल था तो उसने क्या किया, इसको 45 डिग्री का एंगल कर दिया। ठीक है, जैसे उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज किया तो उसने नोटिस किया कि जो बॉल है, जो मार्बल बॉल है, वो अभी भी क्या कर रही है, सेम हाइट जो है वो अटेन कर रही है। ठीक है, तो फिर से उसने जब उसको रोल डाउन करवाया तो वो सेम हाइट पर जाकर पहुंची। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सेम हाइट क्या कर रही है, अटेन कर रही है। आफ्टर सम टाइम उसने क्या किया, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री कर दिया। जैसे उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और कम किया बच्चों तो उसकी हाइट जो है वो भी क्या रही, सेम रही बॉल की। ठीक है, तो इस तरह से जब उसने देखा कि इसकी जो हाइट है वो फॉरएवर ही क्या रह रही है, सेम रह रही है, तो आफ्टर सम टाइम उसने उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री कर दिया। मतलब उसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया बिल्कुल। ठीक है, तो जो दूसरा प्लेन था, सेकंड प्लेन को उसने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, जैसे उसने हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट किया तो उसने ये बोला कि जब ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मार्बल की जो बॉल है, यहां से रोल डाउन हुई और ये कब तक मोशन करती रहेगी, जब तक ये h हाइट अटेन ना कर ले। तो इसका मतलब इसका मोशन जो है वो हमेशा ही क्या रहेगा, लाइफ टाइम के लिए हो गया, मतलब फॉर एवर, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, अगर बच्चों फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये मार्बल बॉल जो है वो हमेशा के लिए मूव करती रहेगी। क्यों मूव करती रहेगी, क्योंकि वो h हाइट को अटेन करना चाहती है। ठीक है, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। When a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases, and when it goes up on the second inclined plane, its velocity decreases। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया कि जब फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन से उसको रोल डाउन करवाया तो उसकी वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, इंक्रीज होगी मार्बल बॉल की। लेकिन जैसे ही वो सेकंड प्लेन की तरफ जाने की लगा, क्लाइंब अप करने लगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। ठीक है,
इफ इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द प्लेन्स आर इक्वल देन द मार्बल विल रीच द सेम हाइट। उसने बोला कि जब दोनों का इंक्लिनेशन जो है, ठीक है, जो इंक्लिनेशन ऑफ बोथ दी प्लेन्स क्या है, इक्वल है, तो मार्बल जो है वो कहां पर जा रहा था बच्चों, देखो सेम हाइट अटेन कर रहा था। मतलब यहां से भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री, यहां से भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री, मतलब दोनों प्लेन्स जो है वो सेम एंगल पर थे। तो हमने नोटिस किया कि दोनों की हाइट जो है वो क्या थी, सेम थी। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीजेज इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच द ओरिजिनल हाइट। देखो वो कहता है कि अगर सेकंड प्लेन जो है, सेकंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने कम कर दिया, मतलब उसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, तो वो कह रहा है कि उस बॉल को उस हाइट तक जाने के लिए ज्यादा डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा बच्चों, मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा हाइट h तक जाने के लिए। उसके बाद देखो इफ दी, नेक्स्ट उसने क्या किया, देखो इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सेकंड प्लेन इज मेड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब उसको बिल्कुल सरफेस लेवल पर कर दिया, 0 डिग्री पर कर दिया, द मार्बल विल ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट। तो वो कह रहा है कि जो मार्बल है वो हमेशा के लिए मूव करता रहेगा क्योंकि वो h हाइट अटेन करना चाहता है। ठीक है, तो एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो इससे उसने क्या समझा, इस एक्सपेरिमेंट से उसको क्या समझ में आया, क्या उसने कंक्लूजन निकाला, तो वो क्या है, an unbalanced force is required to change the motion of the marble but no force is needed to sustain the uniform motion of the marble। वो क्या कहता है बच्चों कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की, या यहाँ पर उसने मार्बल कंसीडर किया था, तो उसने बोला कि अगर आपको मार्बल की मोशन को चेंज करना है तो आपको क्या चाहिए बच्चों, एक अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर उसने बोला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर मार्बल की अगर मार्बल है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है, उसको सस्टेन करने के लिए, मतलब हमेशा उसको चलाने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या लिया, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया। अगर फ्रिक्शन होता तो वो अपोजिंग फोर्स की तरह एक्ट करता। ठीक है, और वो उसके एक्शन को क्या करता, स्टॉप करने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पर कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं जो उसके एक्शन को स्टॉप करे, उसके मूवमेंट को स्टॉप करे। ठीक है, तो इसीलिए उसने बोला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है, ठीक है, या फिर उसको मोशन में लाना है, तो हमें किस फोर्स की जरूरत पड़ती है, अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये गैलीलियो ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने एक्सप्लेन किया मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो न्यूटन ने अब गैलीलियो से ही आइडिया लिया और उसके ही एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देखा उसने, तो उसने उसके आगे अपना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया, लॉज ऑफ मोशन बनाई उसने। ठीक है, तो न्यूटन ने 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन बनाए बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, 3 लॉज हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस और अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, तो वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है और वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, तो वो उसी स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करना चाहेगा। ठीक है, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करते। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा जिसमें वो है। ठीक है, तो बच्चों देखो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है,
तो इनर्शिया जो है वो किससे कोरिलेट करता है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कोरिलेट करता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपके लिए फिर से रिवाइज कर दूं। इनर्शिया क्या होता है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी मोशन में मूव करना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ये एक बॉल है, ठीक है, दैट इज लेइंग ऑन दी ग्राउंड एंड इट इज इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो वो रेस्ट पोजीशन पर है। जब तक कि आप उसको किक नहीं करेंगे, यू विल नॉट किक दैट बॉल, तो वो बॉल जो है वो मोशन में नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने किक किया तो आपने उसको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से उसने स्टेट जो है वो चेंज कर दी और वो मूव करने लगी। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, कि जब आप कोई भी फोर्स बाहर से अप्लाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट को क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई भी बॉल है वो दूर से मूव करती हुई आ रही है एंड आपने उसको क्या किया? कैच कर लिया। ठीक है, तो आपने उसके मोशन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से उसका मोशन जो है वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम किससे रिलेट करते हैं बच्चों? लॉ ऑफ इनर्शिया से। तो इनर्शिया का आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज इनर्शिया, एंड उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया लास्ट वीडियो, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। Now we come to our next topic, that is second law of motion। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में पहले पता होना चाहिए, एंड दैट इज मोमेंटम। क्या है बच्चों? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज। ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी, हाउ मच, कितनी क्वांटिटी के साथ मोशन कर सकता है। ठीक है, हाउ फास्ट इट कैन मूव, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी। एंड इट मैथमेटिकल टर्म अगर हम बात करें एंड तो वो किसके इक्वल होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका हमें मोमेंटम फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके मास को और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मोमेंटम किस किस पर डिपेंड करता है? मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है उस बॉडी की। ठीक है बच्चों, तो इसका एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर अभी मैंने आपको समझाया बच्चों कि मोमेंटम जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो देखो, अगर हम इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 कर देंगे, then their product will comes out to be 0 and the momentum of that body will comes to be 0। ठीक है, तो वो बॉडी जो है वो स्टॉप कर जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ही नहीं है तो वो रुकी हुई है। ओके, तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रक मूविंग एट अ वेरी लो स्पीड। ठीक है, एक ट्रक है वो बहुत ही धीरे स्पीड से जा रहा है और उसके सामने एक पर्सन खड़ा हो गया आकर। ठीक है, तो अगर कोई चीज बहुत धीरे चल रही है और उसके सामने कोई इंसान आकर रुक गया, तो आपको क्या लगता है? क्या वो मर जाएगा या नहीं, या वो कुचल जाएगा उसके अंदर या नहीं? ठीक है, तो देखो ट्रक जो है वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी कम भी होगी
लेकिन उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से, उसकी हैवीनेस की वजह से वो ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट मूविंग ट्रक, देन वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, उसके भार की वजह से। अ ट्रक मूविंग एट अ वेरी लो स्पीड कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ द हैवी मास ऑफ द ट्रक। ठीक है, तो यहां पर मेन रोल किसने दिया, यहां पर देखो मास ने दिया, क्योंकि वेलोसिटी कम होने से भी उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ड्यू टू इट्स मास। इसकी वजह से उसका मोमेंटम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सेकंड देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन किल अ पर्सन बिकॉज ऑफ द लार्ज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। वो कहता है कि देखो बुलेट तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इतनी छोटी होने के बावजूद भी वो एक इंसान को मार सकती है। ठीक है, तो वो क्यों मार सकती है, क्योंकि उसका मास तो बहुत कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल मोमेंटम जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर एक बुलेट को फायर किया हमने, ठीक है, तो वो चाहे वो स्मॉल साइज की है, स्मॉल मास की है, लेकिन स्टिल उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है और इट कैन किल अ पर्सन। ठीक है, तो इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सो द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड द वेलोसिटी। तो किसी भी बॉडी का इम्पैक्ट है, उसका इफेक्ट जो है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो ठीक है, मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन and its mathematical expressions. ठीक है, so stay tuned and stay connected with me for more videos. If you have any doubt, then please mention it in the comment section. Thank you and have a nice day.